हाँ आ रहा है शायद। हो गए लाइव, आप अब हुए आप लाइव। थैंक यू भाई साहब, मैं समझ गया, ये आ गया, उस ग्रुप में हाँ भी आता था ये। ओके 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 अब इसको वेलकम। चलिए धन्यवाद करिए भाई क्लास। साहब, धन्यवाद। अब इसको भूलिएगा मत। अरे भूलना क्या। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। हाँ ये म्यूट कीजिए तो। शुरुआत ध्वनि। भैया म्यूट कर दीजिए सबको, म्यूट कर दीजिए, म्यूट। ओके ओके। मेरी आवाज सुनाई देती है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ ओके चलिए, तो आज का विषय प्रारंभ करिए। नत्वा सरस्वतीं देवीं जी जी करिए करिए करिए। हाँ, हर हर महादेव, सभी को नमस्कार। तो आज का पाठ निर्विघ्न रूप से प्रारंभ किया जाए। भैया। हाँ भैया हाँ बोलिए जी। वो भाई साहब तुमको सपोर्ट दे रहे हो अभी भी है क्या? क्यों, बताइए क्या करना था। तो साहित्य परिषद नहीं नहीं नहीं, वो फोर्स मीट होता है, बाद में करेंगे, उसकी चिंता ना करें अभी। प्रणाम गुरुदेव। ठीक, हर हर महादेव। सुनाई दे रहा है सबको? जी जी जी। तो आइए करते हैं प्रारंभ। नमस्ते सर। जय हो। जी। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ओम पाणिनिकाय पतंजलिभ्यो नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलि पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि नित्यम्। जी, ध्रुव नारायण शर्मा जी को प्रणाम करते हैं और आगे अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज काफी सारी हम लोगों ने सफलता पाई है और आज काफी मन का विषाद दूर हुआ है, क्योंकि अब हम फेसबुक पर भी आप लोगों के सामने आ चुके हैं इस बार। तो चलिए आगे की अपने जो सफर है उसे बढ़ाया जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं लघु सिद्धांत। ये है आपका अथ लघु सिद्धांत कौमुदी। आज इसी के विषय में हमें चर्चा करनी है। तो चलिए, यहां पर कुछ बातें जानना परम आवश्यक है। अब हम ग्रंथारंभ करने जा रहे हैं। जिनके कुछ पूर्व पक्ष थे उन्हें हम बाद में लेंगे। अब ग्रंथारंभ कर लेते हैं ना, पूर्व पक्ष जो होंगे वो बाद में लेंगे। सबसे पहले तो यह देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन इसलिए किया गया है कि आप शब्दों के बारे में जान सके, शब्दों का ज्ञान आपको हो सके और वो संक्षिप्त तरीके से हो सके। इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन हुआ है। अब यह बात आती है, इसमें चूंकि सामान्य उसके भी छात्र जुड़े हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी, इस शब्द का थोड़ा अर्थ पर चिंतन करते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। इस ग्रंथ का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके रचयिता हैं वरदराजाचार्य जी। बहुत सारे छात्र बचपन में यह नहीं जानते हैं तो वो पाणिनि जी बता देते हैं। पाणिनि जी की जो पुस्तक है वो अलग है, उसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 4000 सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ 1276 अथवा भाई अन्य साहब आचार्यों के मत म्यूट में, कर दीजिए। अन्य आचार्यों के मत में जो वहां पर संख्या है वह 1274, इस प्रकार से संख्या वहां पर बताई गई।
उसी का ये ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो चलिए, लघु, लघु का अर्थ होता है क्या? छोटा, अर्थात जिसमें सिद्धांतों को छोटे तौर पर दर्शाया है। क्या समझे? लघु मतलब छोटा, ठीक है। सिद्धांत तो मतलब सिद्धांत छोटे दर्शाए हैं, छोटे सिद्धांत नहीं है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो सिद्धांत थे, ये सिद्धांत क्या है भी हम आपको बताएंगे। उन सिद्धांतों को, उन सिद्धांतों में से लघु अर्थात थोड़े कम सिद्धांत दर्शाए हैं वही के वही सिद्धांत, उससे अलग नहीं है, ये कहने का भाव है। सिद्धांत क्या चीज होती है, सिद्धांत को समझना आवश्यक है। एक एक शब्द को समझेंगे। मैं आपको भी वो व्याख्या नहीं करना चाहता हूं जो करते हैं ना, लघवी चासव कौमुदी, लघु कौमुदी इत्यादि, क्योंकि मेरा जहां तक समझना है इसमें, क्योंकि प्रारंभिक छात्र जुड़े हैं, वो इतनी जटिल व्याख्या को समझने में अभी सक्षम नहीं होंगे। अतः हम उन्हें सामान्य स्तर से विशिष्ट स्तर की तरफ ले जाएंगे। तो आज का पाठ पूर्ण रूप से ऐसे अध्येताओं को समर्पित है जो जिनकी अभी शुरुआत ये कक्षा चल रही, उस रूप में ये समर्पित है। तो चलिए, सिद्धांत क्या चीज है, सिद्धांत के बारे में समझते हैं। सिद्धांत क्या होता है, वहां पर उन्होंने दिया, वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः। थोड़ा सरल आपको बताता हूं इसको करके, कि जब दो लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं किसी एक मुद्दे को लेकर के, तो एक तो होता है वादी और दूसरा होता है प्रतिवादी। एक होता है वादी और दूसरा होता है प्रतिवादी। प्रतिवादी क्या करता है? प्रश्न करता है अधिक से अधिक। वादी क्या होता है? वो उत्तर देता है ज्यादा से ज्यादा। उन दोनों के परामर्श करने से जो ये आएगा सिद्धांत, जो ये निकल के आएगा रस, उसे कहा जाता है सिद्धांत। वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णीत अर्थ जो होगा, अर्थात जो कंक्लूजन निकल के आएगा, उसको कहेंगे क्या? सिद्धांत। सिद्धांत समझ गए ना, कि दो लोगों के परस्पर विचार विनिमय से प्रस्तुत होने वाली जो कोई वस्तु निकल के सामने आएगी, वो सिद्धांत है। जैसे आप जब दही को मथ देते हो तो घृत निकल आता है, बस इसी तरीके से यदि विचार होता है शब्दों का, तो वह चीज कहलाती है सिद्धांत। ठीक है ना? और वो सिद्धांत आपके धीरे धीरे इसमें समझ में आएंगे। अच्छा, ये कौमुदी क्या है? देखो कितना बड़ा नाम है इस ग्रंथ का, लघु और सिद्धांत और कौमुदी। अच्छा, ये कौमुदी क्या चीज है? तो कौमुदी समझिएगा, मून लाइट। कौमुदी को एक शब्द में कहें, मून लाइट, अर्थात चंद्रमा की जो रोशनी है, जो किरण है, उसको कहते हैं कौमुदी। अब देखिए, अब इस ग्रंथ का उस चंद्रमा की जो लाइट है, जिसको चंद्रिका कहते हैं, उससे क्या इसका संबंध है, वो भी हम आपको बताते हैं। पर ये हमने अभी शब्दों का अर्थ आपको बताया। ठीक है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात वह जो सिद्धांत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, जो कि इनके गुरुजी का ग्रंथ है, उसमें उन सिद्धांतों को जो कम करके बताया, मतलब वहां बृहद बताया, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्हीं सिद्धांतों को लघु रूप में प्रस्तुत किया है। क्यों? क्योंकि भट्टोजी दीक्षित जी ने तो पूरे अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर थोड़े कम सिद्धांत दर्शाए। अच्छा, इसको कौमुदी क्यों कहा गया? यही कह देते कि लघु सिद्धांत नाम का कोई संग्रह है ना, लघु सिद्धांत नाम का कोई यह समूह, ऐसा कुछ एक नाम दे देते है। तो यह कौमुदी क्यों कहा है? तो कौमुदी के पीछे एक रहस्य है, वो आपको थोड़ा समझना होगा। कौमुदी का काम क्या होता है? कौमुदी का कार्य यह होता है कि जब रात में, पूर्णिमा की रात को आप देखोगे, विशेषकर ऐसे गर्मी के दिनों में उसका ज्यादा सुख होने वाला है। अभी तो चूंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष आने पर वो आपको प्रतीति होगी कि जब आप छत पे जाओगे
चंद्रमा की वह पूर्णिमा की रात में आप देखोगे, आहा, वह किरण साक्षात भूमंडल पर आ रही है, जब आपके शरीर को स्पर्श करती है तो आपका जितना भी दिन भर भगवान भास्कर से संतप्त जो मस्तिष्क होता है वह तपा हुआ होता है, उसको क्या कर देती है, क्लेश को हरण कर देती है हर कौमुदी, और आराम से छत पे बढ़िया निद्रा आती है। ये कौमुदी का कार्य है। यहां क्या होता है, इसका नाम कौमुदी क्यों है कि ऐसा अध्येता जो अष्टाध्यायी पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा, प्राचीनों के काशिका इत्यादि तमाम ग्रंथ पढ़े, लेकिन सिद्धांत उसके माइंड में नहीं बैठ पाए, उसको सिद्धांत समझ में नहीं आ पाए, तो इसके लिए क्या है, ये कौमुदी क्या काम करेगी कि जो उसकी थकान है ना, पढ़ने से जो उसे थकान आ गई, उन सिद्धांतों को समझने में जो क्लेश हुआ, उस मन के संताप को यह कौमुदी मिटाती है। अतः इसका भी नाम कौमुदी है। तो इसका किसके साथ सादृश्य है आप ये समझे होंगे इसमें। तो ये तो रही कि ग्रंथ का नाम ऐसा क्यों रखा, ठीक है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं इससे थोड़ा आगे बढ़ के जी। अब इससे आगे आप देख रहे होंगे, आपके पास जो हमने एक पीडीएफ भेजी है ग्रुप में, उसमें मंगलाचरण लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है अथ संज्ञा प्रकरणम, उसके बाद लिखा है मंगलाचरण। क्यों, यही क्रम है ना? क्यों जी पंतोला जी? आप स्क्रीन शेयर करके उसको दिखा सकते, उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाइए थोड़ी देर में। स्क्रीन तो बहुत जगत दिखाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, इस कारण से आपसे पूछ रहे हैं। जी जी। सबसे पहले लिखा है अथ संज्ञा प्रकरणम। गुरुजी पहले मंगलाचरण है, उसके बाद अथ संज्ञा प्रकरणम इति लिखा। अच्छा चलो, उसकी फिर व्याख्या हम बाद में करेंगे। मंगलाचरण को पहले नंबर पे लेती है, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मंगलाचरण, ये मंगलाचरण क्या है? मैं शब्द को थोड़ा लिखता हूं यहाँ पर। देखिए यह शब्द है मंगलाचरण। ये तो मैंने हिंदी लिख दी मंगलाचरण, संस्कृत लिखना बहुत इजी है। आप किसी भी शब्द के पीछे अनुस्वार विसर्ग लगा दो, संस्कृत बन जाता है। संस्कृत नैव क्लिष्टा न च कठिना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मंगलाचरणम शब्द बन गया। आप इसमें थोड़ा लिख देंगे यहां से थोड़ा, ये मंगल और आचरणम ऐसा कुछ शब्द है, ठीक है ना? तो मंगलों के द्वारा, अर्थात जो मंगल है उनके द्वारा किया गया आचरण। तो मंगल कौन है? मंगल वह पुण्यात्मा, वह शिष्ट लोग हैं। व्यास, भाष, कालिदास, वाल्मीकि सदृश लोग, इनको मंगल पुरुष कहा जाता है। क्यों कि इनका नाम लेते ही मंगल हो जाता है ना? वो पुण्य श्लोक में भी आया है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा। तो जितने पुण्य श्लोक कहिए या उन्हें मंगल पुरुष कहिए, कि जिनके नाम लेते ही भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब मंगल पुरुष हैं। तो उन मंगल पुरुषों का जो आचरण है वो मंगलाचरण कहा जाता है जी। मंगल पुरुषों का आचरण। अच्छा, उनका आचरण क्या है? उनका आचरण यह है, मंगल पुरुषों का वो आचरण आपको समझना पड़ेगा कि वो आचरण यह है कि जब मंगल पुरुष किसी कार्य का आरंभ करते थे तो उसमें भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने कार्य को आरंभ करते थे। अर्थात किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले अपने प्रभु की, अपने गुरु की, या कोई उनका इष्ट देव या माता पिता, उनका जो आशीर्वाद लेकर के जो वह कार्य प्रारंभ करते थे, तो वह चीज मंगलाचरण कहलाती थी। तो मंगलाचरण का मतलब यह होगा मिलाकर के कि इष्ट देवता का, गुरु का या फिर माता पिता का ध्यान करके हम अपने किसी कार्य का आरंभ करें, उससे पूर्व वाली अवस्था मंगलाचरण कहलाई। ठीक है, हम भी मंगलाचरण करते हैं, इस काम को हम भी करते हैं, पर हमें थोड़ा ये पता नहीं कि इतने भारी भरकम शब्द के द्वारा क्या ये चीज कही जा रही है। मंगलाचरण थोड़ा नए लोगों के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मंगलाचरण, ठीक है ना? आइए, मंगलाचरण हम कैसे, किन रूपों में करते हैं आपको थोड़ा बताएं। जैसे मान लीजिए कोई
भगवती के दर्शन करने के लिए अपने गांव अथवा शहर से जा रहे हैं, गाड़ी में बैठते ही भगवान का स्मरण करते हैं, जय हो माता मैया, जय हो दुर्गा भवानी, जय गंगा मैया, हमारा सब सफल हो। तो आपने जो ये नाम लिए यात्रा से पूर्व, ये क्या कर लिया आपने? मंगलाचरण कर दिया, मंगलाचरण कर लिया। मंगलाचरण, गंगा मैया की जय, बस आपने यात्रा करने से पूर्व स्टार्ट किया, हो गया, ये मंगलाचरण हो गया जी आपका। तो यह कहलाते है मंगलाचरण। मंगलाचरण कब करना चाहिए, कहाँ, कैसे? तो भाष्यकार कहते हैं मंगल किसी कार्य के आरंभ करने से पहले भी किया जा सकता है। पहला उसका आरंभ करने से पहले, और आरंभ हो चुका है कार्य तो कार्य के बीच में और कार्य के अंत में मंगलाचरण किया जाता है। वो वाक्य है कि मंगलादीनि मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रतन्ति, यह है वह वाक्य। ठीक है, इस वाक्य से हमें पता चलता है, महाभाष्यकार के इस वाक्य से, कि मंगलाचरण जो किया जाता है वो ग्रंथ आदि मध्य अंत। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? देखो, ये देखना है, वरदराचार्य जी के लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, तो वरदराजाचार्य जी ने क्या किया? यह मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण में क्या, उन्होंने भी अपने इष्ट देव का ध्यान किया है इस मंगलाचरण में। ठीक है, अच्छा, इष्ट देव का ध्यान किया है इस मंगलाचरण में, अपने पूज्य गुरुजनों का स्मरण किया है इस मंगलाचरण में। अच्छा, मंगलाचरण का काम क्या है? मंगलाचरण हमें क्यों करना चाहिए? ठीक है, जिसे कहते हैं जी मंगलाचरण की आवश्यकता। मंगलाचरण की आवश्यकता यह है जी, मंगलाचरण के करने से हमारे कार्य निर्विघ्न पूर्वक समाप्त होते हैं। इस उद्देश्य से किया जाता है कि हमारा जो कार्य है उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, वो अनवरत रूप से चलता रहे। ठीक है ना, जैसे हम लोग मंगलाचरण करके बाकायदा श्याम सुंदर जी द्वारा मेधा सूक्त का पाठ करते हुए हम यहाँ पर मंगलाचरण किया, भारी लौकिक मंगलाचरण किया हमारे जो है उन्होंने। तो वह मंगलाचरण करने के बाद हम अपने ग्रंथ को प्रारंभ किए हैं। उसका भी उद्देश्य यही है कि हमारा जो यह लघु सिद्धांत कौमुदी का यज्ञ है, यह अपना पूर्ण रूप से सफल। अच्छा, ये हुआ मंगलाचरण का उद्देश्य। चलिए, अब और दूसरी कुछ चीजें जानते हैं। अच्छा, मंगलाचरण करते तो मन में ही कर लेते, कुछ प्रश्न ये भी करते हैं, मंगलाचरण जब करना तो मन में ही कर लेते, यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत थी कि लघु सिद्धांत कौमुदी से पहले से लिख दिया। अब छात्रों को वो भी थोड़ा रटना पड़ता है, उसका अर्थ भी समझना पड़ता है कि ये नत्वा सरस्वती देवी इनके इत्यादि क्या अर्थ है। चाहते तो मन में ही कर सकते थे इस मंगलाचरण को। तो इसका उत्तर यह है कि मंगलाचरण मन में करने की बजाय यदि हम वहां लिख देंगे ना, तो आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली जो शिष्य संपदा है, उसको ये ज्ञान होगा, अरे मेरे गुरु ने मंगलाचरण किया है तो मुझे भी मंगलाचरण करना चाहिए। तो वो भी जब कोई अपना कार्य आरंभ करेंगे तो मंगलाचरण करेंगे। नहीं तो क्या होता, मन में मंगलाचरण किया गुरु ने, आगे कैसे पता चलेगा कि गुरु मंगलाचरण कर गए हैं? वो तो समझेंगे कि चलो ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ कर देना चाहिए। भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अर्थात मंगलाचरण को जब आप ग्रंथ का हिस्सा बनाते हो तो उससे यह होता है कि हमारे शिष्य आगे की पीढ़ी में यह ज्ञान, यह परंपरा जाए कि वो भी मंगलाचरण करें, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो ये मंगलाचरण की कहानी रही। थोड़ा आइए अब थोड़े ग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं। आपके ग्रंथ में कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, मैं उन पंक्तियों को पहले उच्चारित करूंगा, उसके बाद इनकी थोड़ा व्याख्या करूंगा। उससे पहले हम अपनी स्क्रीन पर कुछ चीज देख ले। कल कुछ लोगों को जिज्ञासा थी कि लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है, कैसे है, इनके वरदराजाचार्य जी लेखक के बारे में तो जानकारी पूरी बता दी थी हमने। अब ये लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर टीका ग्रंथ, टीका का मतलब है, ये टीका नहीं, व्याख्या को टीका कहते हैं। ठीक है, ये भी टीका है, व्याख्या को भी टीका कहते हैं। वह व्याख्या ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका थोड़ा आपको परिचय देना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के व्याख्या ग्रंथों का परिचय ये जरूरी है। क्यों?
क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें हमारे पास हिंदी की लघु सिद्धांत कौमुदी भेज दो, किसी ने कहा कि हमारे पास संस्कृति की भेज दीजिए, कि अमुक लेखक की लघु सिद्धांत कौमुदी भेज दीजिए। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में पता करते हैं कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी की टीकाएं क्या कैसे हो चुकी हैं। तो 2 मिनट में इनकी संक्षिप्त जानकारी है आपकी स्क्रीन पर हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। सबसे कर दीजिए सबको, तो एक बार म्यूट कर दीजिए सबको। शांत ही रहेंगे वैसे तो ठीक है, म्यूट ही है सब, आप चिंता न करें। एक निवेदन और कर दीजिए भाई साहब। हाँ, एक निवेदन और कर दीजिए कि जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं या कोई समस्या है, नेटवर्क खराब है, तो फेसबुक लाइव है हमारा, बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं। वैयक्तिक मैसेज करेंगे तो बार बार वो आवाज आती है उतनी। हाँ, तो आपको स्क्रीन पर जो लोग अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनके नेटवर्क जी पंतोला जी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? पंतोला जी अभी नहीं दिखाई दे रहा, आप कीजिए स्क्रीन पे, दिखेगा, कीजिए स्क्रीन पे कुछ दिखाई दिया? नहीं, अभी आपकी स्क्रीन म्यूट है, अभी नहीं दिखाइए, दिखेगा। स्क्रीन शेयर कीजिए, अभी नहीं दिख रहा है। अब दिखाई दिया? बताइए। नहीं, आप ही एक जगह म्यूट। अच्छा, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, 1 मिनट, आपकी भी आवाज क्या है प्रॉपर नहीं आ रही है, आपको देखते हैं। 1 मिनट, हम आपको फिर ऐसे दिखाते हैं, कुछ सर्च करते हैं ना थोड़ा। हाँ, आपको स्क्रीन शेयर तो अलाउ करना पड़ेगा, हो जाएगा। जैसे ही आप शेयर वाले ऑप्शन में आते हैं ना, बीचों बीच नीचे तीसरा है, तीसरा चौथा होगा आपके में लिखा होगा। अब दिखाई दिया कुछ? स्टार्टेड, जी अब दिखेगा। स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग माने अब दिखेगा। वेट। अच्छा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ व्याख्या दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा ये ज्यादा आगे बढ़ गई है किताब। लघु सिद्धांत कौमुदी के हम व्याख्या ग्रंथों को देख रहे हैं। यह देखिए चेन्नपुर्याम, ये चेन्नई से प्रकाशित हुई एक लघु सिद्धांत कौमुदी है 1937 की। इसको लिखा था श्रीमद उत्पल कौशिक जी ने, जी ठीक है ना? जी, यस, चेन्नपुर्याम, बिल्कुल, ये चेन्नई से प्रकाशित हुई है। अच्छा, तो ये एक तो ये ग्रंथ है ये। अच्छा, 1 मिनट, आपको मेरी मूल स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं, जो आपने लघु सिद्धांत कौमुदी दिखाया है वो दिख रहा है। अब मूल स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? नहीं, अभी आपका जो पेज आपने खोला है वही दिख रहा है। शिवम जी, जब अपन स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप नहीं दिखेंगे, आपके द्वारा शेयर की गई स्क्रीन दिखाई देगी केवल। अच्छा, चलिए, तो आपको मैं इनकी एक व्याख्या दिखा रहा हूं मैं जी। इन्होंने अथ संज्ञा प्रकरण से आरंभ किया है और नीचे संस्कृत की टिप्पणी है इनके पास, आप देख रहे होंगे। ऊपर अयुण लिखे हुए, नीचे एक व्याख्या। ये चूंकि बहुत पुरानी व्याख्या है, अतः ये संस्कृत में अवेलेबल है। आप देखते जाइए थोड़ा आगे, ये पूरा संज्ञा प्रकरण चल रहा है और यहां तक संज्ञा प्रकरण हो गया है, ठीक है। एक तो ये है व्याख्या। आइए कुछ और और चीजें और देखते हैं थोड़ा। अच्छा, अब स्क्रीन शेयर में एक दूसरी चीज और आपको दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स। और एक अब सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी के, उन पर कुछ चर्चा आपको करते हैं। लघु आप ये वाला ग्रंथ देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी का। ये ग्रंथ बहुत पुराना प्रकाशित हुआ था, 1996 का, कल्याण बॉम्बई लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस से। ये देखिए थोड़ा, यहां आपको पता चलेगा। यह भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। एक प्रेस जो आपकी खेमरा श्रीदास नाम की जो प्रेस है ना, उसका पहला नाम ये था, गंगा विष्णु श्री कृष्ण दासी लक्ष्मी वेंकटेश्वर। तो इन्होंने भी ये लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, और ये वाली रचना है आपकी हिंदी में, तो इसका ये है, आप मुखबंध अर्थात भूमिका देख रहे होगे।
जी जी। आइए थोड़ा संज्ञा प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। ये मुरादाबाद के रहने वाले थे ये लेखक, देखो नीचे लिखा है मुरादाबाद सिटी। इसमें हिंदी व्याख्या भी है शायद। और इसमें परीक्षा के उपयोगी कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। और इन्होंने अपना ग्रंथ आरंभ किया है, यहाँ से ये थोड़ा विषय सूची दे दी है और यहाँ से ग्रंथ आरंभ किया है। इसमें दोनों व्याख्या हैं, इसमें संस्कृत व्याख्या भी है, आप देख पा रहे होंगे जी, और प्लस में हिंदी व्याख्यान भी है जी। ये गुरुदेव ये 1896 है कि 1996? 1896 है भाई साहब जी हाँ 1896, मतलब बड़ी पुरानी किताबें हैं। मेरे पास लघु सिद्धांत कौमुदियों का प्रायः बहुत सारा संकलन है। मैं आपको क्या कहते हैं कि ये मूल स्क्रीन पे नहीं पहुंच रहा, जहां मैंने उन्हें खोल के रखा है। इसका थोड़ा स्क्रीन शेयर ऑप्शन भिन्न है अन्य उससे, तो नहीं ठीक है, हम लोग उसको जूम कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो अब आपको एक और दिखाते हैं। हम उस पृष्ठ को जूम कर सकते हैं जो आपने दिया है, सभी लोगों को बता दीजिए। जिनको थोड़ा ज्यादा मतलब कम दिखता है वो लोग जूम कर ले, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कुछ आपको और एक आध ग्रंथ और दिखाएं, थोड़ा हिंदी टीका और दिखाते हैं, मिल जाए तो अभी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की आपने 2 टीकाएं देखी, देखे 32 MB वाली कौन सी है ये सेलेक्ट मत हो, बोलो। एक ये टीका है, देखिए ये थोड़ा, ये काशी के एक बहुत अच्छे पंडित थे, ये संवत 1997 में लिखी गई टीका है। इनका नाम था लेखक का सदाशिव शास्त्री जोशी। इन विद्वान ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी तीनों पर टीका की है। ये थोड़ा इसकी भूमिका भाग है, थोड़ा छोटे बच्चों को भी ये भूमिका भाग उतना समझ नहीं आएगा। यह प्योर संस्कृत में टीका है, ये देखिए आप, और बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई, आप इसे देख पा रहे होंगे। और काफी अच्छी विशद व्याख्या है ये संस्कृत में। तो ये मैंने आपको, ये पेन कौन चला रहा है? पेन बीच में न चलाइए, इस पर है ना, आप पेन चलाएंगे तो दिक्कत होगी। चलिए, और अब एक आध हिंदी की और आपको दिखाते हैं। और इंग्लिश में भी लघु सिद्धांत कौमुदी पर टीका लिखी गई है, मराठी में लिखी गई है, बंगाली में लिखी गई है, वह टीका भी अवेलेबल है, आप चिंता न करें। उड़िया भाषा में लिखी गई लघु सिद्धांत कौमुदी पर टीकाएं हैं। तो आपको कुल मिला के बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा, लघु शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु, लघु सिद्धांत, हाँ एक ये भी टीका है, थोड़ा ये भी देखा जाए। ये गोविंदाचार्य जी की टीका है, बहुत प्रसिद्ध, जो मैं आपसे प्रायः कहता हूं कि ये आजकल के संदर्भ में बहुत अच्छी टीका लिखी है गोविंदाचार्य जी ने। तो ये अच्छी टीका है, बहुत काफी बढ़िया, अच्छा काम करती है। ये इसका शायद 3rd भाग है ये, और इसके मतलब 3 भाग हैं, ये लास्ट है ये, इसके ऊपर पहले 2 भाग और है। ये चौखंबा सुर भारती से प्रकाशित हुई है, बहुत अच्छी सुस्पष्ट व्याख्या है और संक्षिप्त भी है, ये अच्छा है कुल मिलाकर के इसका। ये स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है हमको, बिल्कुल, अन्य सबसे ज्यादा स्पष्ट है ये भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अन्य पुस्तकों से, अन्य पुस्तकों से इसका प्रिंट ज्यादा साफ हम लोग आप नहीं हो पाएगी तो आप PDF भेज देना था। बिल्कुल बिल्कुल, और भी आपको चलो और एक आध दिखाते हैं। भेज दीजिए ग्रुप पे हिंदी टीका की। जी जरूर जी हम भेज देंगे, कल बात हुई थी किसी मैडम से, हम भेज देंगे। जी, और आपको कुछ हिंदी वाली और दिखा दें। एक तो इतनी सारी किताबें हैं कि जिनको, भैया ये जो अभी आप दिखा रहे थे इसका एक पेज दिखाइए ना अंदर, मतलब जो मैं भी और भी दिखाऊंगा, अभी आएगा और भी आगे, ठीक है ना। जी लघु पाड़े, लघु जूटिका, परम लघु, लघु धातु, श्री लघु, अच्छा ये तो दूसरी चीज है, श्री लघु, ये क्या है। हाँ एक ये है, देखो खेमराज से एक ये भी टीका छपी थी। खेमराज से 3 ग्रंथ छपे थे लघु सिद्धांत कौमुदी के, अपने जाने माने समय का प्रकाशन है, अब इसने प्रकाशन बंद कर दिया है। ये खेमराज श्रीदास की लघु सिद्धांत कौमुदी है जी। यह देखिए इसकी विषयानुक्रमणिका हमने आपको दिखाई, ये कुछ इन्होंने धातु पाठ दिया हुआ है इसमें शुरुआत में ही। और मैं इसकी आपको विशेषता बताऊंगा इस ग्रंथ की,
आप जान करके देखो, ये लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके सबसे ऊपर लिखा है श्री दाधिमथी जयती। एक दाधिमथी का मंदिर है, दाधिमथी कोई माता है बीकानेर के आसपास। दधिमथी है ना, देखिए तो दधिमथी। हाँ जी जी। तो एक विद्वान थे, उन्होंने यह टीका लिखी है। उन विद्वान का नाम था, आइए हम थोड़ा बढ़ते हैं। आप यह नीचे मंगलाचरण में देख रहे होगे, ऊपर तो कौमुदी का मंगलाचरण है नत्वा सरस्वती, नीचे मंगलाचरण है नत्वा दधिमथीम देवीम शिवदत्तः समासतः। यह व्याख्या शिवदत्त शर्मा जी ने लिखी है, जिनको कहा जाता है पंडित शिवदत्त शर्मा दादीमत। ये ऐसे पंडित थे जिन्होंने भाष्य पर भी व्याख्यान लिखा है, बहुत अच्छा, और सिद्धांत कौमुदी पर भी व्याख्यान लिखा है इन्होंने। तो ये बहुत अच्छे पंडित रहे। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले ये जो पुस्तक लिखी, इसमें थोड़ा कम टिप्पणी लिखी, अर्थात थोड़ी कम टीका लिखी। उसके बाद इनके शिष्य हुए एक शिव नारायण जी। आप इसमें 2 नंबर का श्लोक देखिए, आरंभ, पेन न चलाई बीच में, आरंभाम गुरुवीम रम्याम शिव नारायण सुधी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, शिव नारायण सुधी। चलिए हम थोड़ा हाईलाइट का प्रयोग करते हैं, हाईलाइटर का। गुरुजी लोग पेन बहुत चला रहे हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पर एक श्लोक लिखा है इसके ऊपर, ये आरंभ रमणाम ये वाला, तो इसमें शिव नारायण जी का नाम दिखा है, ये उनके शिष्य थे। उसके बाद क्या किया, इन शिव नारायण जी ने इस ग्रंथ को और भी आगे बढ़ाया, मतलब जो टिप्पणी कम थी उनको ज्यादा किया उन्होंने। कुल मिलाकर के ये ग्रंथ काफी अच्छा है, ये समझ रहे हैं ना, यह ग्रंथ आपको जी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आप जो आपके पास जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ना जी, उस लघु सिद्धांत कौमुदी की जो टिप्पणी है वो गीता प्रेस ने बाद में लिखी। सबसे पहला ग्रंथ है ये उस लघु सिद्धांत कौमुदी से पहले का, जो हमने आपको ग्रुप में भेजा है, ठीक है ना। और बहुत सारी इसकी टिप्पणियां उसमें दी गई हैं। सबसे प्राचीन चीज है ये मूल, जो कि विद्वानों के मनोरंजन को कराने वाला है ये संस्कृत वाला ग्रंथ। अब आपको कुछ एक बहुत अच्छी व्याख्या अब हम हिंदी में भी दिखाते हैं। हिंदी में जो सबसे अच्छी व्याख्या लिखी है आपको बताएं, सबसे बढ़िया नंबर 1 की गोविंदाचार्य जी से भी बहुत अच्छी व्याख्या, वो है भीमसेन शास्त्री। ऐसी व्याख्या न भूतो न भविष्यति। सुन लीजिए, ये व्याख्या ऐसी है लघु सिद्धांत कौमुदी की वो कि न भूतो न भविष्यति। ये कौन सी वाली व्याख्या है जी? अच्छा, ये तो कोई वो गाइड टाइप की है ना, सोत्तरा वगैरह जो आती थी लघु परीक्षा में, जिन्हें छात्र उपयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। लक्ष्मी एक अध्ययन आते थे ऐसे। हाँ, तो ये वो वाली किताब है। चलो आपको अब वो भीमसेन शास्त्री जी वाली लास्ट किताब करके भीमसेन शास्त्री जी को और दिखाएं आपको। भैमी व्याख्या है उनके ग्रंथ का नाम, है ना जी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी भैमी व्याख्या कैसे पता चलेगा कौन प्रथम भाग है? चलो इसको ही खोलते हैं। अच्छा, ये तो कुछ उनका दूसरा ग्रंथ खुल गया, एक सेकंड। उन्होंने काफी ग्रंथों की रचना की, जिसमें भैमी, यस, लघु सिद्धांत कौमुदी भैमी व्याख्या, ये चलो इसको खोल के देखते हैं। अरे यार, ये तो, हाँ ये है प्रथम भाग। जी जी, ये है वो प्रथम भाग भीमसेन शास्त्री जी का। उन्होंने क्या किया है, इस ग्रंथ को अपने दिल्ली से ही प्रकाशित करवाया था, अपनी खुद की प्रेस उन्होंने खोली। इसके लिए देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी की भैमी व्याख्या ये पहला है। जी जी, गोमती प्रसाद मिश्र जी की भी टीका है, बहुत सारी इंदुमती व्याख्या भी है लघु सिद्धांत कौमुदी की। और एक हमारे ग्रुप पे जिसका फोटो लगा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी के पे, वो धरानंदी व्याख्या है, जो कि उत्तराखंड के एक विद्वान रहे, उनकी व्याख्या है। पर यह व्याख्या जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हिंदी की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या समझिए इसे। इसमें महाभाष्य, लघु शब्देन्दु शेखर और काशिका और न जाने कहां से कितने उद्धरणों सहित यह व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की है। और ये प्रकाशित है, मिलती है ये
आप देखें, भैमी प्रकाशन, लाजपत राय नगर मार्केट, यहाँ से। और बहुत अच्छी लिखी गई व्याख्या है ये, आपको सबको बहुत समझ में आने वाली व्याख्या है ये। तो ये 6 भागों में ये ग्रंथ है इनका। भैया एक कोई व्यक्ति है वो म्यूट नहीं कर रहे हैं बहुत देर से, या ये तो थे वो रिमूव भैमी कीजिए। भाष्य भीमसेन शास्त्री जी, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। त्रिलोक झा जी अपने आप को म्यूट कीजिए, और आपको इसका थोड़ा फर्स्ट त्रिलोक पेज झा दिखा जी को देते म्यूट हैं। कीजिए। आपको फर्स्ट पेज में इसके, ये देखिए यहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया है, और ये नत्वा सरस्वती देवी मंगलाचरण है इनका, ठीक है ना जी। तो अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं जी, नत्वा सरस्वती देवी। आइए आप लोगों को बिल्कुल अभी अभी करते हैं सब कुछ। एक सूचना और दे दीजिए, कोई भी। जी जी, वदतु वदतु। म्यूट म्यूट अनम्यूट करिए, तब सूचना दीजिए। आप म्यूट पर चले गए। चलिए, आप अपने आप को कृपया म्यूट कीजिए और अपना नाम लिखिए सब लोग। क्योंकि नाम से हम संबोधन कर पाएंगे कि इस व्यक्ति को म्यूट करना है। चलिए कोई नहीं, कोई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हुआ अभी तक हमने व्याख्या ग्रंथ आपको इसलिए दिखाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी पर इतनी व्याख्या लिखी गई है भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में भी। इसमें जर्मन में व्याख्या लिखी, इस पे इंग्लिश में भी तमाम व्याख्या लिखी गई है, सब अवेलेबल है। आप लोग कहेंगे तो आपको उनको भी भेजा जाएगा। खैर, व्याख्या ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, ये तो इसलिए आपको दिखाए कि क्या क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या। प्रदीप जी म्यूट, ये थोड़ा दिखाना जरूरी है। प्रदीप जी म्यूट कीजिए भैया, जो म्यूट नहीं कर रहा है उसको रिमूव कीजिए। अब कर देंगे, थोड़ा होने अभी थोड़े दिन बाद, अभी थोड़े दिन तक परीक्षण होने देते हैं, शायद वो समझ जाए इस बात को। और जब वो नहीं समझेंगे तो अंत तो गत्वा वो पाए अपनाना पड़ेगा। आपको जब कोई बात कहनी है, आप थोड़ा समझिए इसको। आपके नीचे जो माइक है, जब वो रेड हो जाए, ऐसे कट का निशान आ जाए, तो आप समझ लेना कि हाँ, आप अब मौन अवस्था में है। जब वो खुला हुआ है तो रेड का निशान हट जाता है। थोड़ा इससे क्या है, दूसरों को दिक्कत होती है, आप उनकी दिक्कत को समझें। बहुत लोग पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप अपने लोगों को दिक्कत करें। बिल्कुल, आपको जो पूछ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ये थोड़ी ना कुत्ते की आवाज सुना रहे हैं, आप पूछ सकते हैं बाकायदा। आप अन्य आवाज सुनाते हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो आइए थोड़ा अब ग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं। यह था मंगलाचरण का, थोड़ा मंगलाचरण कर लिया जाए तो प्रारंभ करते हैं। देखो, मंगलाचरण करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। यह लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है ना। और इस मंगलाचरण में उन्होंने क्या बताया है, यह आपको हम बताते हैं। हालांकि मंगलाचरण की जो व्याख्या है, साहित्य ढंग से करें तो ये बहुत बड़ी व्याख्या है। इसमें हम व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय भी आपको बताएं कि नत्वा में अरे ये शब्द कैसे बना, सरस्वती शब्द का क्या कैसे है, इसमें बहुत जटिल हो जाएगा अभी शुरुआत में। मैं तो ये चाहता था कि मंगलाचरण की जो विशद व्याख्या है वो आपके सामने तब प्रस्तुत की जाए जब आप कृदंत प्रकरण पढ़ चुके हो, क्योंकि कृदंत प्रकरण में इन्हीं सभी शब्दों की निष्पत्ति होती है, अर्थात ये सभी शब्द बनते हैं, तो इनका अर्थ आप प्रॉपर रूप में समझ पाएंगे। फिर भी हम प्रयास करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें समझेंगे इसमें। तो आप सब लोगों के सामने अब वह मंगलाचरण तो है ही, और एक और निवेदन है कि हमने ग्रुप पर आज एक लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण रिकॉर्ड शेयर किया था, है ना, एक यूट्यूब का लिंक। वह यूट्यूब का जो वो किया है, जिन्होंने उसको बनाया है, उनका नाम है श्री मेधा शर्मा जी और जया शर्मा जी, ये दोनों बहनें हैं। इन्होंने हमारे अनुरोध पर उसको लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण को रिकॉर्ड किया है पूरा शुरू से।
उसका उच्चारण ठीक नहीं है थोड़ा सा सर, उच्चारण थोड़ा गड़बड़ है। उसको सही नहीं है। कोई बात नहीं, हम जिनको लग रहा है कि उसका उच्चारण ये है, आप उन जगह सही कर लेंगे, ठीक है ना। वह शुरुआती उन छात्रों के लिए है। यदि आप और अच्छा उच्चारण करके भेज सके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आप भी भेजें, ठीक है ना, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा उसे। वह उन लोगों, उन छात्रों के लिए है कि जो संस्कृत में भी प्रवेश कर रहे हैं, जिन्हें संस्कृत के उच्चारण में दिक्कत है, बड़े बड़े पदों को बोलने में दिक्कत है, उनके लिए यह अच्छा कार्य करेगा, ठीक है ना। और जिस किसी को लगता है कि उसमें कोई दिक्कत है तो वो अपनी तरफ से भी प्रयास कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हालांकि बड़ी सावधानी पूर्वक उससे रिकॉर्ड किया गया है, आपको ये भी बताए, उन्होंने काफी इस पे मेहनत की है, ठीक है ना। और जहां कहीं दिक्कत हो और आप उस दिक्कत को हमें बताएं कि इस जगह दिक्कत है इस वाले उच्चारण में, तो हम उस पर भी विचार करेंगे आगे। तो वह इसलिए कि आप उसे सुने, उसे सुन करके आपका जो शब्दोच्चारण है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे इस ग्रुप में काफी संस्कृत से इतर भी छात्र जुड़े हुए हैं जो संस्कृत फील्ड के नहीं है, उनके लिए वह सहायक होगा सिद्ध, है ना। बिल्कुल जी। हाँ, और एक और बता दें, किसी चीज का कोई एक हिस्सा गलत हो जाने से पूरी चीज नहीं गलत हो जाती है, आप समझिए, है ना। यदि उसका 1-8% हिस्सा ऐसा है तो लगभग उसका 100%, मतलब बाकी बचा कुछ परसेंट अधिक है, उस पर विचार करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। मंगलाचरण के ऊपर कोई व्याख्या नहीं करेंगे, जितनी व्याख्या करनी थी वो कर चुके हैं, क्योंकि मंगलाचरण के लिए आपको कारिकावली का फिर मंगलवाद पढ़िए, ठीक है। यहाँ जितना, क्योंकि इसमें सभी स्तर के छात्र हैं, हमें सबका ध्यान रखना है। नत्वा सरस्वती देवी, जब आप कोई भी करते हैं मंगलाचरण में, एक कोई श्लोक वगैरह दिया होता है, आपको उसका अन्वय समझना चाहिए। अन्वय अर्थात संस्कृत में जो पद्य में शब्द लिखे जाते हैं, जो शब्द पद्य में लिखे जाते हैं, उनका एक क्रम निश्चित करना होता है। क्योंकि पद्य में तो क्या होता है, कवि के सामने जो समस्याएं हैं कि उसे छंद का पालन करना पड़ता है, छंद के जो नियम है उसे वो छंद के नियम पालन करने पड़ते हैं, जिसके कारण से उसकी रचना में कुछ जो शब्द है वो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जी अन्वय किया जाता है, इसी कारण से उनको एक लाइन में लगाने के लिए इनको एक वाक्य बना लें, तो इसलिए किया जाता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण का। तो अब देखो तरीका क्या है। अभी ये उन लोगों को शायद समझ में ना आए जो कि शुरुआत के हैं, क्योंकि ये थोड़ा विधा ऐसी है, आगे ग्रंथ समझ में आएगा, क्योंकि इसकी व्याख्या जो करनी पड़ेगी वो बहुत तरीकों से करनी पड़ती है, पर वो फिर भी प्रयास करें। सबसे लास्ट में हम जब मंगलाचरण करते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान दीजिए, इसमें कर्ता कहाँ है, क्रिया कौन है और कर्म कहाँ है, ठीक है। क्रिया को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है, सरल तरीका आपको बता दें, क्रिया के सामने क्रिया के बाद में ती, अंति या मी ऐसा कुछ लगा रह सकता है, जिससे आप समझ जाएंगे कि यह क्रियापद है। तो यह क्या है, देखिए, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्, करोम्यहम्, दरअसल यहां करोमी क्रिया छुपी हुई है, क्रिया आप समझ गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, कर्ता भी छुपा हुआ है, अहम। तो नियम यह है कि कर्ता को सबसे पहले रखेंगे, क्रिया को बाद में रखेंगे, और बीच में जो कर्म या उनके विशेषण या अन्य जो कारक हैं उनको उसी सीक्वेंस में जमाएंगे, ठीक है। आओ एक बार जमा के देखते हैं वो कैसे करना जी। फिर इसका अर्थ आपको एक एक करके बताएंगे। तो देखिए, अहम, ठीक है ना, अहम एक हमने रखा, ये अहम, ये अहम इस बात को कह कौन रहा है, इस ग्रंथ का कर्ता कह रहा है। इस ग्रंथ के कर्ता कौन है, वरदराजाचार्य जी। तो अहम का मतलब है वरद राजाचार्य, ठीक है ना, अहम वरद राजाचार्य।
सरस्वतीम देवीम, आगे सरस्वती में और देवी में, और क्या है शुद्धाम गुण्याम, ये भी दिए हुए हैं। अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। विशेषण प्रधान होता है। विशेषण विशेष्य को कैसे समझा जाता है आपको हिंदी में एक बताए, जैसे राम सुंदर बालक है, सुंदर विशेषण हो गया जो उसकी विशेषता प्रकट करे। राम तेज दौड़ता है, विशेषण हो गया। राम सुंदर है, ऊंचा मतलब लंबा है और हृष्टपुष्ट है, ये सब उसके विशेषण है। एक विशेष्य के कई सारे विशेषण भी हो सकते हैं, यहां पर भी वैसा ही हुआ है। सरस्वती देवी हैं, वो है विशेष्य, और उसके विशेषण कैसे लगाने हैं वो देख लीजिए। वरदराजाचार्य, ठीक है। हमेशा नियम ये होता है विशेषण विशेष से पहले विशेषण लगा दो, तो उनको क्रम से लगा देते हैं। शुद्धाम गुण्याम है, हम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम, देवीम, ये देवीम और भी आगे आगे आया, ठीक है ना। नत्वा, अब तुम कहोगे नत्वा भी क्रिया है, पर ये नत्वा कृदंत की क्रिया है, अतः ये बीच में रहेगी। जो तिगंत क्रिया होती है वो पश्चात जाती है, ठीक है। देवीम नत्वा, ठीक है। अब उसको, अब आगे उसको लिखिए। पाणिनीय प्रवेशाय, पूरा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ठीक है ना जी। कोई छूट तो नहीं गया? एक आध छूट जाया करे तो बता दिया करना बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी। ये एक तरीका आपको, आओ पहले इसका अर्थ बता देते हैं आपको साधारण भाषा में। ये करोमी क्रियापद है जी। करोम्यहम में से हमने जो छाटा था ना, करोम्यहम, वो करोमी इधर है और ये कर्ता सबसे आदि में पहुंच गए। वरदराजाचार्य जी इसमें लिखे नहीं है, अपने कोष्टक में बंद कर रहे हैं। अहम शब्द के द्वारा ही, अहम शब्द के द्वारा ही ये वरदराजा इसका लाभ हो रहा है, ठीक है ना जी जी। हाँ जी। अहम वरदराजाचार्य, अब वो सरस्वती देवी, अब वो सरस्वती देवी कैसी हैं? शुद्धाम, अच्छे प्रशस्त गुणों से युक्त है। शुद्ध मतलब बहुत अच्छे गुणों से युक्त है। शुद्धाम और गुण्याम, वो शुद्ध है पहली बात, और गुण्याम और प्रशस्त गुणों से युक्त है। शुद्ध का मतलब है कि सत्व रज तम, तीन प्रकार की जो प्रकृति है उसमें से यह सात्विक प्रकृति की है सरस्वती देवी, क्योंकि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, ठीक है ना। अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा, नत्वा मतलब प्रणाम करके, नत्वा अब नमस्कार करके, कुछ आगे की क्रिया और शेष है। नत्वा, गत्वा, पीत्वा, खादित्वा, ये जो त्वा लग रहा है ना, इसका मतलब एक क्रिया करने के बाद कुछ दूसरी और शेष बची है, इसलिए त्वा प्रत्यय ये लग रहा है। आप आगे जैसे बढ़ोगे ना ये सब समझ जाओगे। मैं पहले ही कहा ये ऐसे अध्येताओं के लिए हम बहुत सरल व्याख्या कर रहे हैं, नहीं तो इसका बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या और भी हो सकता था, पर आप लोगों की दृष्टि से कि इसमें शुरुआत के लोग ज्यादा जुड़े हैं अभी। पाणिनीय प्रवेशाय, ये पाणिनीय प्रवेशाय क्या चीज है? पाणिनी में प्रवेश करने के लिए, अरे ये कैसा अर्थ हो गया? पाणिनी में कोई कैसे घुस जाएगा भाई? ये अर्थ नहीं है। पाणिनीय प्रवेशा का मतलब है कि पाणिनी जी का जो शास्त्र, पाणिनी जी का जो शास्त्र है उसमें प्रवेश आया, उसमें प्रवेश करने के लिए। इसके भी कई सारे अर्थ हैं, मैं सिर्फ एक अर्थ भी बता रहा हूं पाणिनी प्रवेशाय का, ठीक है, जो आपको सहजता से समझ में आए।
उस पाणिनीय प्रवेशाय का मतलब है पाणिनीय शास्त्रे प्रवेशाय, पाणिनी के शास्त्र में प्रवेश करने के लिए। ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब इस नाम के ग्रंथ को करोमी अर्थात मैं कर रहा हूं। सबसे पहली व्याख्या समझ गए होंगे। दूसरी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग इसमें बहुत लोग कुछ पहले से कौमुदी सुने होंगे या दूसरी व्याख्या बहुत कम सुनी होगी, इसको और सुन लीजिए। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकती है दूसरों को बताने के लिए, क्योंकि मैंने आपको अभी जो इतनी सारी टीका दिखाई ना उनमें ये व्याख्या है। ठीक है, 1 मिनट में बस वो व्याख्या समझ जाओगे वो क्या करना है। अभी हमने क्या किया है, शुद्धाम गुण्याम, ये जो विशेषण है सरस्वती देवी के बनाए हैं। ध्यान दीजिए, सरस्वती देवी कैसी हैं, शुद्धाम गुण्याम। और यार अब विचार करने का है, सरस्वती देवी को शुद्ध और गुण कहने की क्या अपेक्षा है? क्यों, सरस्वती देवी क्या अशुद्ध भी है क्या कोई, या फिर अगुण्य, क्या वो गुण से भी हीन है? नहीं नहीं नहीं, यह लगता है कि सरस्वती देवी के ये विशेषण नहीं है, तो शुद्धाम गुण्याम फिर किसके विशेषण रखें? ये देखिए जी, कह रहे हैं शुद्धाम गुण्याम जो ये विशेषण है ना, ये आप लघु सिद्धांत कौमुदीन के रख लो, व्याख्या सही हो जाएगी। इसमें अब क्या करना है, थोड़ा सा बस फेरबदल। अब ये शुद्धाम गुण्याम हम यहां से हटा देते हैं और यहां जोड़ देते हैं शुद्धाम और गुण्याम। थोड़ा देख लेना, यदि छोटे अक्षर लगे तो मैंने वो शब्द बोल दिए हैं, थोड़ा उधर जगह नहीं बची है। शुद्धाम गुण्याम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। व्याख्या नंबर 2, अहम वरदराजाचार्य सरस्वतीम देवीम नत्वा, सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनी के शास्त्र में, पाणिनी के ग्रंथ में प्रवेश के लिए शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध लघु सिद्धांत कौमुदी को, और गुण्य अर्थात गुणों से युक्त लघु सिद्धांत कौमुदी को करोमी अर्थात बना रहा हूं। ये ग्रंथ पक्ष में ये संगत होते हैं ये विशेषण, ये इसका रहस्य है जो आप लोगों के सामने बतलाया। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये विशेषण कहाँ कैसे लगाने हैं। मैं समझता हूं कि अर्थ आप समझ गए होंगे। आज थोड़ा क्लास थोड़ा लेट हो गई है चलते, क्योंकि शुरुआत में हम थोड़ा फेसबुक वगैरह में जुड़े, तो आज की क्लास को हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। और आप लोगों से यदि कुछ डाउट हो तो आप प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, और बाकी लोग अपना खाना पीना खा सकते हैं। अभी बाद में शांति मंत्र से समापन करेंगे, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और महोदय ये सिद्धांत का लक्षण क्या है? सिद्धांत का लक्षण देखिए, वादी प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी नाम निर्णीतो अर्थ सिद्धांत। ठीक है ना? और भी जो चीज है आप फेसबुक पर पूछ सकते हैं। जो पाठ रिकॉर्ड करके भेजा गया है उसको जरूर सुनते रहें, आपको आपकी भाषा थोड़ा सही हो जाएगी। ठीक है ना? भाई साहब सबको बोलिए कि अपना अपना हाथ उठाए, और जिसका हाथ उठा हुआ दिखेगा तो उसके डाउट लीजिए। सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए पहले। ओके ओके ओके, सबको म्यूट कीजिए। अब सभी लोग अपने हाथ उठाएं। श्रीवास्तव जी आप क्या कहना चाहती हैं बताइए। ज्योति श्रीवास्तव जी, हम अभी बड़ा कमेंट ये पढ़ नहीं पा रहे थे, क्या पूछ रहे थे थोड़ा है? ज्योति श्रीवास्तव जी पूछे, आपका हैंड था। और कौन है दूसरे? अभी जो सीधी सेवा पांडे एक करके पूछे थोड़ा है। हाँ बताइए जी। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोहम्, उसके दूसरी लाइन में थी वो क्या है? इसका क्या है, थोड़ा आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ा एक बार और कहिए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, इसके नीचे वाली लाइन, उसके नीचे वाली लाइन क्या है? हाँ, नीचे वाली लाइन है पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अच्छा जी, ठीक है। वो आपको पीडीएफ भेजिए, वहां देखिए। अच्छा ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। रवि जोशी, अच्छा देखिए थोड़ा सा जी। रवि जोशी,
मैं नाम बोलूंगा भैया, मुझे हाथ दिख रहे हैं। रवि जोशी। हाँ मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, सिद्धांत की व्याख्या वही पूछना चाह रहा हूँ। आ गया, हो गया ना, ठीक है। अगले हैं पंकज घोष। म्यूट कीजिए रवि। पंकज घोष। हरिओम। ये लिखा है वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णीतो अर्थ सिद्धांत। दरअसल ये सभी के लिए उपयोगी नहीं था, इसलिए हमने बहुत संक्षिप्त से इसे कहा है। जी जी, और कोई प्रश्न? हरिओम महोदय। हरिओम महोदय, इसका अर्थ क्या होगा सर? अर्थ क्या होगा इसका? प्रदीप जी आप बीच में बाद में हाथ खड़ा कर दीजिए ना। हरिओम महोदय। वादी, जब दो लोग शास्त्र की बात करते हैं तो एक प्रश्नकर्ता होता है, एक उत्तरदाता होता है। प्रश्नकर्ता को प्रतिवादी और उत्तरदाता को वादी बोला जाता है। ठीक है ना जी। पंकज आप अच्छे चैनल की डिबेट देखी होगी ना? हरिओम। ओके। हाँ वदतु। हरिओम। हाँ वदतु। हाँ बोले महोदय। वदामि पानी नियम अस्मिन् पदे प्रत्ययः किम् अस्ति? पानी नियम। हाँ जी जी, यह तद्धितीय प्रत्यय है। पाणिनि शब्द से यह तद्धितीय प्रत्यय होता है छ, और छ को हो जाता है ईय। ठीक है ना? अब प्रत्यय वगैरह भी इसलिए नहीं बता रहे हैं, आप समझिए कि आपने अभी प्रत्ययों को नहीं पढ़ना है, वो हम क्रमशः पढ़ाएंगे। अभी संज्ञा प्रकरण से चल के आगे तक चलेंगे, आप ये सब समझ जाओगे। यहाँ की व्याख्या में आपको समस्या नहीं आएगी, आप चलना तो स्टार्ट करिए थोड़ा ना। इसके ऊपर और भी व्याख्या होगा क्या ना? यही पर खत्म है? व्याख्या का कोई अंत नहीं है। आप कहें तो 8 दिन की क्लास इस पर चल सकती है, एक एक पद को व्याख्यायित करके। पर हमारा उद्देश्य है कि यह चीजें आगे तद्धित प्रकरण में, कुछ कृदंत प्रकरण में, जैसा हमने कहा था, ये आएगा। अतः इसे हम बहुत संक्षिप्त व्याख्या करके आगे ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। शुरुआत की व्याख्या में दिक्कत होती है अन्य लोगों को जो शुरुआत से जुड़े हैं। जी जी जी। श्रीकांत शुक्ला जी अपने को म्यूट कीजिए। पुस्तकें खरीदना आवश्यक है कि हम आपके साथ साथ ही मतलब जाएंगे, जैसे आप सिखाते जाएंगे तो वो हम लिखते जाएंगे कि हमें पुस्तक खरीदना आवश्यक है? पुस्तक खरीदना आपको आवश्यक नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं। एक चूंकि अब आप इस पे स्क्रीन पे हर चीज न पढ़ पाए तो गीता प्रेस की एक लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लीजिए। मैं प्रत्यय को भेज दूंगा आपको, रेखा जी। भैया भेजी है ना आपने? आज फिर भेज देंगे हम लोग PDF। और हमने हम आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करते आप ज्यादा खरीदी कुछ करें, पर गीता प्रेस की एक छोटी सी किताब अपने पास जरूर रख लें, वो हर जगह मिल जाती है इसलिए। और तो बाकी अब यहाँ उपस्थित होंगे तो आपको वो सब लाभ मिलेगा। अच्छा, लघु सिद्धांत करने के लिए पूरी याद करनी पड़ेगी? नहीं, जरूरत नहीं, चिंता नहीं, माइंड पे ज्यादा बोझ मत बढ़ाइए। जितना कहें उतना याद करना, बस जो चीज बताएं। भैया ठीक है? प्रिया है आगे, प्रिया हाथ उठाया हुआ है। प्रिया जी आपका नंबर है, बोलिए। जी नमस्ते सर। जो अभी आप प्रिया ने पूछा था कि सिद्धांत का लक्ष्य क्या है, जो आप बता रहे थे वो सुनाई नहीं दिया, आप फिर से बता सकते हैं? मैं ग्रुप में एक बार इसको भी लिख के भेज दूंगा। वादी और प्रतिवादी, प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता, इन दोनों के संवाद से निकल के जो चीज सामने आती है उसे कहते हैं सिद्धांत। उसका लक्ष्य बता रहे थे ना आप शायद? लक्ष्य नहीं, लक्ष्य कहाँ? नहीं, लक्ष्य नहीं था। सिद्धांत शब्द का अर्थ बताया था आपको। वादी प्रतिवादी के द्वारा जो निर्णीत अर्थ है, प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के डिबेट से जो चीज निकल के सामने आई कि अच्छा यह है, उसे कहते हैं सिद्धांत। जी ये समझ में आ गया था, धन्यवाद सर। जी 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 जी। चलिए अगले, हाँ म्यूट कीजिए अपने को। प्रदीप बिरथरे जी कहीं है क्या? आचार्य प्रदीप बिरथरे जी गुरुजी। जी बिरथरे जी, आपसे मेरा एक तो निवेदन है, आप समूह के कुछ नियमों का पालन कीजिए, अन्यथा समस्या हो रही है। हाथ उठा लीजिएगा जब भी कुछ पूछना हो तो हमको जाएगा। जी अब बोले। गुरुजी जी बोलिए। ये इसका अर्थ पूछ रहा था, बस ये वादी प्रवादी का मिल गया गुरुजी। अच्छा मिल गया, चलो बहुत अच्छे, धन्यवाद। आपने बता दिया ना। हम आप लोगों के साथ ग्रुप में भी जुड़े हैं, आप पर्सनली पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, हो गया। अच्छा, कुछ लोगों के प्रश्न रह गए, उनको कल उत्तर देंगे। अभी कुछ हमारे एक थे, उन्होंने दुष्ट शब्द इसको पुनः से व्याख्यात करने की मांग की थी, उन्हें कल करेंगे अब, ठीक है? जो भी बच गए। भैया एक चीज,
भैया एक चीज और थी। हाँ बताइए। ये कई लोग इसमें नाम नहीं लिखे हुए हैं, वे लोग कृपया अपना नाम लिखिए अपने डिवाइस के आगे। हाँ लिख ये ले, अच्छा रहेगा। 024 028D ये इससे समझ नहीं आएगा, हम आपको किस नाम से संबोधन करें। म्यूट कीजिए। अब कोई किसी ने हाथ उठाया, मैं बोलूंगा 028T22 बोले अपना, ये क्या है? ऐसे प्लीज नाम लिखिए। पूछना था। जी जी जी। हम तो मैं तो फिलहाल अभिजीत हूँ, तो मैं पूरा नया हूँ। मैंने व्याकरण के बारे में इससे पहले ज्यादा तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ संस्कृत पढ़ना है, कुछ सीखना है, इसी दृष्टिकोण से मैं इसमें जुड़ा हूँ। तो मेरे लिए क्या सफल रहेगा अगर ये मुझे पूरा अंत तक सीखना है? जी जी। तो अभी फिलहाल पूरा ये वर्ग समझने के लिए आगे जाके तो मुझे बेसिक कुछ चीजें है क्या जो मैं खुद बैठ के ऐसे सीख सकता हूँ, जो आसानी से मुझे ये वर्ग पूरा का पूरा समझ में आएगा? कभी कभी क्या होता है आगे जाके वो समझ में नहीं आएगा, ऐसा डर लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा डर लग रहा है। चलिए हम बीच बीच में कुछ अभ्यास भी कराएंगे। हाँ हम बीच में कुछ प्रतियोगिता भी रखेंगे जिससे आप लोगों का अभ्यास रहे। दूसरी बात, हमारे कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं साथ में, आप लोगों में से ही। आप उन नोट्स का लगातार अवलोकन करते रहे, ठीक है ना? अच्छा, आपकी सब चीज सुरक्षित रहेगी। और हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, क्यों चिंता करते हो, भूल जाएंगे। हम अभी हैं तो पढ़ते पढ़ते समझ आएगा भैया। हाँ ये बहुत आशीष जी कुछ पूछना चाहते हैं, थोड़ा इनसे भी। हाँ सर, कोई भी काव्य का पहले स्टार्ट होने से उसका त्रिविध मंगलाचरण होता है, ये किस तरीका का ये मंगलाचरण माना जाएगा? अच्छा हाँ, ये थी कह रहे, बताना रह गया था। हाँ ऐसा करते हैं, आपके प्रश्न को कर लेते हैं, इसको जो आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक जो नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है, तीन रूप है, इसको कर लेते हैं इस प्रश्न को। बिल्कुल अच्छा अच्छा, ठीक है इसको ठीक कल है, ये समझाएंगे। कल आप एक बार बताइए। कल ध्यान दिलाइएगा, थोड़ा टिप्पणी लिख के भेजिएगा जिससे और लोग भी सुने। ये बताना छूट गया था। जी जी सही कह रहे हैं। ठीक सर, ठीक है सर, बिल्कुल, जैसे कल बताते हैं। जी ठीक है भैया। तो आज यही रखे, तो मंगलाचरण वो क्या है, शांति मंत्र किया जाए। जी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ 9 बजे वाला जान से यार। होई होई। महाराज पहाड़ी में गपशप नहीं मारो यहाँ, बैठो जाओ सब।